हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा एनालिस्ट कोर्स के अंदर। तो अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो और आपको डेटा एनालिस्ट के बारे में रियली कुछ भी नहीं पता है, इवन डेटा के बारे में भी नहीं पता है कि डेटा कैसे क्या होता है, क्या 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 अलग चीज़ें होती हैं डेटा के अंदर, कैसे कलेक्ट होता है, कौन से लोग कलेक्ट करते हैं, क्या करते हैं इस डेटा के साथ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। क्योंकि इस कोर्स में, ये जो कोर्स मैंने बनाया है डेटा एनालिस्ट कोर्स, इसको मैं बिल्कुल बिगिनर यानी कि जिनको रियली डेटा के बारे में कुछ नहीं पता उनके हिसाब से बनाया है। तो इसमें अभी मेरे पहले सेक्शन में, इसके अंदर मल्टीपल सेक्शन है और पहले सेक्शन में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा की एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ, जो कि हम कहते हैं ना कि हम नॉर्मल बातचीत वाली भाषा में कि डेटा कैसे होता है और डेटा के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, डेटा के एनालिसिस करने के बाद हम क्या करते हैं हम डेटा के एनालिसिस करने के बाद, वो सारे क्वेश्चंस जो जनरली किसी भी बिगिनर के दिमाग में आते हैं और आप उसको फिर बहुत ही कंफर्टेबली आंसर कर सकते हो। क्योंकि सारे एग्जाम्पल मैंने अलग अलग पर्सपेक्टिव से लिए हैं। जैसे कि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से हम सब जानते हैं गवर्नमेंट के अलग अलग चीज़ों के बारे में, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम रन करती है या जो गवर्नमेंट के नंबर्स होते हैं या जो अपनी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बेसिक एग्जांपल सेल्स वगैरह के और एचआर के या पीपल मैनेजमेंट के, इस तरीके के एग्जांपल, और इंडिविजुअल हमारे अपने खुद के एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं या हम कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें एक डेटा को रिप्रेजेंट करती हैं, राइट। और यही मेरी कोशिश है इस कोर्स में कि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान तरीके से बता सकूं। तो ये फ्री कोर्स है जो मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। सेम यही कोर्स मैं अपनी लाइव सेशन में भी रखता हूँ, जिसमें एडवांटेज ये है कि वहाँ पर मेरा डिस्कशन लाइव होता है, जो इस प्रोग्राम को अटेंड करते हैं, सो दैट कि जब भी आपको कोई इश्यू हो या प्रॉब्लम हो एक्सरसाइजेस फॉलो करने में या कंटेंट फॉलो करने में, तो हम लाइव डिस्कशंस कर सकते हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, जो कि नीचे स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है। ओके, सो इसी के साथ पहले स्टार्ट करते हैं डेटा के बारे में। व्हाट इज डेटा, राइट। क्योंकि डेटा को समझना बहुत ज़रूरी है डेटा एनालिसिस समझने से पहले, राइट। एक बार डेटा की अंडरस्टैंडिंग हो गई तो फिर एनालिसिस भी हो जाएगी। जैसे कि जनरली कहते हैं ना कि आपको क्रिकेट खेलने से पहले ये पता होना चाहिए कि भाई क्रिकेट के अंदर आपके अलग अलग कंपोनेंट क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी बैट होती है, एक बॉल होती है, विकेट होते हैं, राइट, एंड देन ग्राउंड होता है। उसके बाद आप जाते हो पिच पर खेलने के लिए, आप एक बार समझ के। सिमिलरली डेटा एनालिसिस में क्या है, आप पहले डेटा समझ लो, उसके बाद एनालिसिस इज लाइक कि आपने स्क्वायर ड्राइव मार दी या लेग या लेग साइड पे शॉट मार दिया, रिवर्स स्वीप मार दिया, ऑल ऑफ दैट एडवांस थिंग्स, राइट, विच यू डू विद द एनालिसिस, जो आप एनालिसिस के साथ करते हो। एक बार डेटा समझ में आ गया कि हाँ बॉल किस तरीके से आएगी, बैट किस तरीके से घुमाना है, वो सारी चीज़ें जब एक बार बेसिक यानी डेटा और बेसिक्स ऑफ डेटा एनालिसिस आ जाएंगे तो ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा ग्राउंड वर्क कर रहे हैं और डेटा को समझ रहे हैं, और इस डेटा को हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझ रहे हैं कि डेटा क्या है, आखिर क्या होता है डेटा, राइट। और ये हम समझते हैं एक सिंपल स्टेटमेंट से। मैं बहुत बड़ा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। डेटा जो होता है वो फैक्ट्स और फिगर्स होता है, राइट। फैक्ट्स और फिगर्स का मतलब वो चीजें जो, फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम अभिषेक है, तो ये एक फैक्ट हो गया, राइट। लेकिन इस केस में फिगर क्या है, फिगर ये है कि आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, तो ये एक फिगर हो गई कि अभिषेक 40 ईयर ओल्ड, राइट। या अभिषेक 40 ईयर्स ओल्ड एंड हैविंग 15 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 15 साल का फिगर है, यानी एक फैक्ट हो गया अभिषेक। उसी से रिलेटेड दो चीजें हो गई कि वो 40 साल का है और उसका 15 साल का एक्सपीरियंस है। तो दैट्स हाउ द डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स। और आपने देखा मैंने रिलेशन भी स्टैब्लिश करा दिया। तो ये तो मैंने एक अपनी बात करी, लेकिन अगर सपोज मेरे जैसे मैं अपने 15 लोगों की बात कर रहा हूं, तो फिर ये डेटा से बन के डेटा सेट बन जाता है, यानी कि सेट ऑफ मल्टीपल डेटा, राइट। और इसी को हम डेटा सेट बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके पास केवल एक नहीं लेकिन बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन होती है। तो वो मैं ये थोड़ा सा एक एडिशनल स्टेप हो गया, लेकिन क्योंकि बहुत इजी है समझना, इसीलिए मैंने आपको आराम से बता दिया। तो डेटा क्या है, फैक्ट्स और फिगर्स है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप किसी भी शहर में रहते हो, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं पुणे में रहता हूँ, तो अभिषेक पुणे में रहता है, सो पुणे बिकम फैक्ट, ठीक है। पुणे की पॉपुलेशन कितनी है, अराउंड 7 करोड़ के आसपास, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो उसकी एक फिगर हो गई, राइट। पुणे का टेम्परेचर, हाईएस्ट टेम्परेचर कितना जाता है, लेट्स से 42 जाता है, जो कि मुझे पता है कि अराउंड 42 जाता है, तो वो एक फैक्ट हो गया। यानी कि आप जब डिसाइड करते हो कि अच्छा मुझे एक अच्छी जगह पे रहना है जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना जाए, तो और आपका थ्रेशोल्ड है कि आप दिल्ली साइड से आते हो, वहाँ पर 46 47 हो जाता है, तो 42 इज स्टिल लिवेबल। लेकिन एवरेज टेम्परेचर कितना रहता है जो आप पूछोगे, तो एवरेज टेम्परेचर अराउंड 25-30 के आसपास रहता है, जो कि कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है, एक अच्छी स्टैंडर्ड लिविंग के लिए। तो ये एक फिगर हो गई उसकी, तो ये एक तरीके की फिगर हो गई, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो आती हैं। अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं स्कूल का एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल फेमस स्कूल्स में से जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, तो दिल्ली पब्लिक स्कूल एक एग्जाम्पल हो गया, लेकिन दिल्ली पब्लिक स्कूल में कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेट्स से 500, तो वो एक फिगर हो गई और दिल्ली पब्लिक स्कूल क्या हो गया, फैक्ट हो गया। तो इस तरीके की आपकी फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो कि आपको एक तरीके से जो कि डेटा को बनाती है, और ये एक डेटा हो गया। इसी तरीके से अगर आप मल्टीपल स्कूल और उनके स्टूडेंट की स्ट्रेंथ देखते हो, तो वो बन के हो जाती है डेटा से बन के डेटा सेट, ओके, क्योंकि ये सेट ऑफ मल्टीपल डेटा पॉइंट्स हो गए, ओके। सो अगेन कुछ और एग्जाम्पल, जैसे पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे इंडिया क्या हो गया, फैक्ट, और फिगर हो गई 1.35 बिलियन। चाइना इज अ फैक्ट, 1.4 बिलियन। यूएस 331 मिलियन, और इंडोनेशिया 273 मिलियन। अगर आप फिर ये मिलियंस और बिलियंस में कंफ्यूज हो रहे हो, डोंट नो नीड टू वरी, हमें पता है कि 135 करोड़ हो गए, राइट, 140 करोड़ हो गए, राइट, और सिमिलरली ये 33 करोड़ हो गए, और ये 27 करोड़ हो गए। इस तरीके की आप ऐसे समझ सकते हो। सेकंड इज, अगर हम पर्सनल साइड पे बात करें, तो आपके मार्क्स, लेट्स से ये हाइपोथेटिकल है पूरा, कि आपके मार्क्स लेट्स से 8th स्टैंडर्ड में 65 आए थे, ठीक है, 9th में, तो ये बेसिकली योर मार्क्स, यानी कि आपका नाम क्या हो गया, फैक्ट। 8th is also one of the figure, 8th class 65%, 9th class 63%, so on and so forth। तो यानी कि ये एक मल्टीपल डेटा आपकी जर्नी को बता रहे हैं कि हाउ यू आर इम्प्रूविंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि आप 8th क्लास में 65% आए थे और 12th क्लास में 78% आए, यानी कि आपने डेफिनेटली इम्प्रूव किया है। तो आप देख सकते हो डेटा से कितनी जल्दी पता चल जाता है कि क्या हो रहा है। अब जैसे एवरेज हाउसिंग प्राइसेस, यानी कि हाउस के जो आपके घरों के प्राइस होते हैं 1000 स्क्वायर फीट के, वो 4 साल में कितने रहे हैं, तो यानी कि दिल्ली क्या हो गया, फैक्ट हो गया। और आपकी फिगर्स ये हो गई, 2018 में 55 लाख का था, 2019 में 62 का, 2020 में 58 लाख का हो गया, 2021 में 65 लाख का हो गया। तो इस तरीके की आपकी ये फिगर हो गई, तो ये बन गया आपका एक डेटा। सिमिलरली मोबाइल फोन यूजर्स एक एग्जाम्पल हो सकता है, जिसमें कि लेट्स से जो कैरियर है, मोबाइल फोन कैरियर्स, जिसमें जियो 550 मिलियन हो गया, एयरटेल 430 मिलियन इसके सब्सक्राइबर हो गए, यानी कि 55 करोड़, 43 करोड़ और इसके 10 करोड़। तो इस तरीके की कुछ फिगर्स जो हैं वो आपका डेटा बना देती हैं। और अभी एक और पर्सनल एग्जांपल, योर हाउसिंग बजट, यानी कि आपके घर का बजट लास्ट कुछ महीनों में कैसा रहा है, वो भी आप जब कलेक्ट करते हो तो वो डेटा बन जाता है। तो आपका जनवरी में 10,000 रुपये खर्च किए थे आपने घर के बजट पे, फरवरी में 8,000 आपके खर्च हुए, मार्च में 9,000, अप्रैल में 10,000, मई में 12,000। तो आप बोलते हो कि मेरे घर का बजट करीबन 10,000 का रहता है। तो ये आपका डेटा बन गया। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं, आई होप आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हुई हो कि डेटा आखिर क्या होता है और किस तरीके से डेटा बनता है, ठीक है। तो एक और चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो ये सारी चीजें जो हमने बताई हैं, जैसे पॉइंट 1 की रिलेटेबल है, यानी कि डेटा जो है वो रिलेटेबल होना चाहिए। अब आप ये नहीं कर सकते कि 1.35 बिलियन इंडिया की पॉपुलेशन बोलती है और अपने घर के बजट को आपने मिक्स कर दिया, नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। ये अच्छे डेटा का या प्रॉपर जो डेटा एनालिसिस के लिए यूज है उसका एग्जाम्पल नहीं है, राइट। हाँ, ये बोल सकते हैं कि अगर आपका 1.35 बिलियन इंडिया है के लोग हैं, तो जनरली लोगों का पूरे इंडिया का अगर हम देखेंगे तो कितना एवरेज बजट रहता है, विच इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत पुअर से लेकर बहुत सुपर रिच लोग हैं।
तो वो एक अलग अलग चीज़ हो जाती है। इसीलिए मैंने बोला ये मिक्स नहीं कर सकते। मिक्स केवल यहाँ करेंगे कि आप जब इंडिया को कंपेयर कर रहे हो चाइना से, यूएस से, इंडोनेशिया से, तो आपको पता चलता है कि किसकी कितनी पॉपुलेशन है। सिमिलरली आप अपने मार्क्स कंपेयर कर रहे हो, या मोबाइल फ़ोन के कैरियर्स का नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स उनको कर रहे हो, या अपने घर का बजट कंपेयर कर रहे हो, राइट। तो ये डेटा का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। आप हर डेटा को मिला के एक साथ नहीं कर सकते, आपको अदरवाइज उस डेटा का कोई मीनिंगफुल नहीं रहेगा। तो मीनिंगफुल होने के लिए वो रिलेटेबल होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से रिलेट करना चाहिए, तब आपकी वो एनालिसिस बनती है। ओके, सो आफ्टर दैट आपको होमवर्क के लिए क्या करना है, आपको 5 और सिनारियो ढूंढने हैं, और ये मैं अपनी क्लास में देखता हूँ कि हाउ वेल यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, बिकॉज आप उसका डिस्कशन करते हो कि ये आपने किस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल लिया है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर कि हमको डेटा कहाँ कहाँ मिलता है, वेयर डेटा इज प्रेजेंट। यहां पर मैं आपको एक हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि आखिर डेटा कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, यानी कि हमको डेटा कहाँ कहाँ मिलता है। तो डेटा जो है वो हर जगह प्रेजेंट है। जैसे मैंने बोला आपके घर में भी प्रेजेंट है अगर आप उसे कलेक्ट करना शुरू कर दो। जैसे कि हमने पहले देखा, पिछली स्लाइड में देखा कि डेटा जो है बजट के फॉर्म में आपके घर में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत सारा डेटा रखती है क्योंकि उनको बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे डिसीजन ऑन अ डेली बेसिस लेने पड़ते हैं। तो गवर्नमेंट वेदर का डेटा रखती है, पॉपुलेशन का डेटा रखती है, एम्प्लॉयमेंट का डेटा रखती है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, आई मीन नंबर ऑफ थिंग्स, राइट। और प्राइवेट कंपनीज भी बहुत ही कॉमन डेटा पॉइंट्स रखती हैं, जैसे कि उनकी सेल्स कितनी हो रही है, उनके एक्सपेंसेस कितने हो रहे हैं, उनकी कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं, उनके कहाँ कहाँ पर ऑफिसेज हैं, उनकी इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन ये लोग रखते हैं। फिर पर्सनल लाइफ, हमारी पर्सनल लाइफ में होता है, जैसे मैंने बताया कि हम अपने मार्क्स का डेटा रख सकते हैं, हम अपने ट्रैवल बजट का रख सकते हैं कि हम हर साल ट्रैवल पर कितना खर्च करते हैं प्लान करने के लिए। ऐसे ही हम अपने घर का बजट रख सकते हैं, राइट। तो ये इस तरीके से डेटा जो है वो अलग अलग जगह प्रेजेंट होता है। तो एग्जाम्पल अगर हम डेटा के गवर्नमेंट के में देखें, जैसे मैंने बताया कि वो पॉपुलेशन रखते हैं, बैंक में हमारे कितने अकाउंट होल्डर हैं उनका डेटा रखते हैं, क्योंकि बैंक गवर्नमेंट मेक श्योर करना चाहती है कि सब लोगों का अकाउंट होना चाहिए, राइट। सिमिलरली एजुकेशन का, ठीक है, एजुकेशन का डेटा रखती है। हेल्थ केयर का डेटा गवर्नमेंट रखती है अपने पास कि जो है कितने लोग जो है हेल्थ केयर के बेनिफिट्स से अभी भी वंचित हैं, यानी कि उनको अभी भी नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट अपने पास अपना डेटा रखती है। सब्सिडीज़ का डेटा रखती है, राइट, कितने फार्मर्स हैं उनका डेटा रखते हो, जो कि बहुत ही क्रूशियल डेटा पॉइंट है उनके लिए पॉलिसीज डिसाइड करने के लिए। अब अगर हम देखें प्राइवेट कंपनीज के बारे में, तो प्राइवेट कंपनीज में क्या क्या हमारा डेटा पॉइंट होते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ कौन से हैं, हमारे कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हमारा फाइनेंस यानी कि एक्सपेंसेस, बजट वगैरह कैसे चल रहा है, हमारी सेल्स में किस तरीके के लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बन के डिफरेंट डेटा सेट्स हैं जो प्राइवेट कंपनीज में रहते हैं या प्राइवेट कंपनीज में प्रेजेंट होते हैं। और पर्सनल लाइफ में जैसा मैंने बोला हाउसिंग बजट होती है, हम अपनी इनकम देखते हैं हर महीने की हमारी कितनी इनकम है। लेट्स से अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वो वेरी करती है, और अगर हमारी सैलरी है तो वो एक कंसिस्टेंट रहती है कि हमारे पास इतनी इनकम आ रही है। ट्रैवल का डेटा, जैसे मैंने बोला हम हर साल अपना ट्रैवल करते हैं तो हम कितना ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हम रखते हैं। और सिमिलरली मार्क्स कि हमें हर साल या हमें हर क्वार्टरली टेस्ट अगर होता है तो हमारे बच्चों को कितने क्वार्टरली टेस्ट में मिल रहे हैं, तो ये हम रखते हैं। ओके, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन हम पर्सनल लाइफ में रखते हैं, और ये बेसिकली लोकेशन मैंने हाई लेवल पर बताई है जहां पर कि ये प्रेजेंट रहती हैं। आपको 3 और एग्जाम्पल बताने हैं, 3 एग्जाम्पल, गवर्नमेंट, प्राइवेट कंपनीज और पर्सनल लाइफ तो मैंने बता दिया। 3 एग्जाम्पल आप और कौन से ढूंढ सकते हो जहां पर कि डेटा प्रेजेंट रहता है। सोचिए थोड़ा सा इसके बारे में और फिर मुझे बताइए कि आपने क्या ढूंढा। और ये एक्सरसाइज है और डिस्कशन मेरी लाइव क्लास में होता है जैसे मैंने बताया, और अगर आपको ज्वाइन करनी है मेरी लाइव क्लास तो आप ईमेल कर सकते हो और मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा कि कैसा है। ओके, तो ये है कि डेटा कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो चलो अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि डेटा कलेक्ट कैसे होता है, हाउ डज डेटा गेट कलेक्टेड।
सो डेटा कलेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, और एक्यूरेट डेटा कलेक्शन करना तो उससे भी ज़्यादा होता है। यानी कि कभी कभी डेटा कलेक्शन में गलती हो जाती है, जैसे कि बहुत ही फेमस एग्जांपल हमारे यहाँ आधार है, लोगों के नाम कुछ भी लिख दिए जाते हैं, उनकी एज गलत हो जाती है, राइट, उनका बेसिकली एड्रेस बहुत सारे इंस्टेंसेस में गलत हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उसके बाद आपको ठीक कराने के लिए आवर्स एंड आवर्स स्पेंड करने पड़ते हैं। सिमिलरली गलत डेटा गलत डिसीजन पे भी अप्लाई हो जाता है। फॉर एग्जांपल, सपोज करिए गवर्नमेंट कुछ डिसीजन लेना चाहती है जो कि एज के बेसिस पर है, और अगर एज की इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंटली रॉन्ग है तो पॉलिसीज भी गलत लोगों को गलत तरीके से लोगों को इम्पैक्ट करेंगी। फॉर एग्जांपल, जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए शायद उनको ना मिले, और जिनको मिल गया है एंड मे बी दे आर नॉट दी राइट, उनको नहीं मिलना चाहिए था। ओके, तो डेटा सबसे पहले तो ह्यूमन कलेक्ट करते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉयज, शॉपकीपर्स एटसेट्रा। सो फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट के जैसे हमारे पास एग्जांपल है कि वो पॉपुलेशन का डेटा इकट्ठा करते हैं, वो कंपनीज का डेटा इकट्ठा करते हैं, वो नेचर का डेटा इकट्ठा करते हैं कि टेम्परेचर क्या है, बर्ड्स वगैरह कितने हैं, ट्रीज कितने हैं, ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट एज अ डेटा कलेक्ट करती है, क्योंकि उसकी वजह से वो फिर डिफाइन करते हैं कि उनको कितना एक्सपेंस करना है या कितने तरीके से उन्हें प्रिजर्व करना है। तो ये तो हुआ गवर्नमेंट का, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो कलेक्ट करते हैं। ऐसे ही प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो एम्प्लॉयज़ का डेटा कलेक्ट करती हैं कि एम्प्लॉय कौन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, एज कितनी है, सैलरी कितनी है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। प्रोजेक्ट का डेटा कि प्रोजेक्ट कहाँ पर है, स्पॉन्सर कौन है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, कितने दिन लगेंगे, रिसोर्सेज कितने हैं, ऑल ऑफ दैट। डिपार्टमेंटल डेटा इकट्ठा करते हैं कि क्या डिपार्टमेंट है, कितने लोग हैं, उनका टोटल कितना बजट होता है, कितना एक्सपेंस होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन प्राइवेट कंपनीज डिपार्टमेंट के लिए कलेक्ट करते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें शॉपकीपर, जो मैंने एग्जांपल बताया, शॉपकीपर के पास बहुत ज़रूरी है कि वो इन्वेंट्री रखते हैं कि हमारे पास हमने कितने आइटम परचेज किए हैं और उसके कंपैरिजन में कितने सोल्ड हो गए हैं, सो दैट अगर कोई आइटम नहीं है तो फिर उसकी दोबारा से उसका ऑर्डर प्लेस किया जा सके। और कस्टमर क्रेडिट, यानी अगर किसी ने उधार लिया हुआ है तो वो उसका भी ध्यान रखते हैं, या कहें कि उसका डेटा कलेक्ट करते हैं। तो ये हो गया ह्यूमंस। सेकंड इज कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से डेटा कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, सर्वर हो गया, फोन हो गया, आईओटी सेंसर्स हो गया। इसके एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। तो कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर आपका स्क्रीन टाइम कैप्चर करते हैं, आपके सॉफ्टवेयर की यूजेज, यानी कि अगर कोई लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर है तो कितने दिन हो गए हैं उसको, उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जो कि मैंने लाइसेंस यूजेज के केस में लिखा हुआ है। फाइल की डिटेल्स कि आपने कौन सी फाइल बनाई है, उस फाइल का साइज क्या है, उस फाइल की लोकेशन क्या है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है जो आपके कंप्यूटर कलेक्ट करता है। डिपेंड्स ऑन, अगेन बहुत सारे और सॉफ्टवेयर होते हैं जो अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, बट ये है जो मैंने बहुत ही कॉमन है मैंने आपको बताया। सेकंड है आपका सर्वर। सर्वर बेसिकली बड़ी कंपनियों में, और जहाँ पर कि आपको मल्टीपल बेसिकली लोग सेम इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल बैंक के केस में, कि बैंक में बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं और कस्टमर्स को सर्व करने के लिए उनको बार बार डेटाबेस को या सर्वर को हिट करना होता है इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो सर्वर किस तरीके की इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं कि उनका हाई यूसेज टाइम क्या है, लो यूसेज टाइम क्या है, यानी कि सबसे ज़्यादा कब वो यूज़ होते हैं, सबसे कम वो कब यूज़ होते हैं। इंसिडेंट टाइम, यानी कि कोई अगर इशू आता है तो वो कौन सा इशू है उसके लिए वो लॉगिंग करते हैं, यानी कि उसको कैप्चर करते हैं। और यूज़र की डिटेल कि कौन सा यूज़र है, कब लॉग इन कर रहा है, कब लॉग आउट कर रहा है, सो एंड सो। तो ये सर्वर्स जो हैं वो अलग अलग इंफॉर्मेशन कैप्चर करते हैं, जिससे कि ये पता चलता है कि अगर हाई यूसेज टाइम, लेट्स से 12 बजे दोपहर के सबसे ज़्यादा यूसेज होता है, तो उस टाइम पर फिर क्रैश होने का डर होता है, क्योंकि ज़्यादा यूसेज होगा और बैंडविड्थ नहीं बची तो वो क्रैश हो जाएगा। तो उस केस में कंपनीज डिसाइड करती हैं कि ओके, हम क्या करेंगे कि हम इसकी सर्वर को बढ़ा देंगे, यानी कि एक सर्वर और ऐड कर देंगे। तो ये डेटा जो है हेल्प करता है इस तरीके के डिसीजन लेने में। तो ये हो गया सर्वर्स। फाइनली फोन। फोन भी कंप्यूटर की तरह आपका नंबर ऑफ स्क्रीन टाइम कैप्चर करते हैं, या आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो,
नंबर ऑफ ऐप्स की, कितनी ऐप्स हैं, कितना स्टोरेज आपको एलोकेट हो गया है और यूज़ कर लिया है, कितनी फाइल्स हैं, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन जो है वो फ़ोन भी कलेक्ट करता है, कंटिन्यूसली आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है जितना आप टाइम स्पेंड करते हो या एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं और अलग अलग वेज हैं बाय विच जो डेटा है वो कलेक्ट होता रहता है और कंपनीज के लिए बहुत यूज़फुल है, राइट क्योंकि कंपनी, जैसे कि अगर हम फ़ोन के बारे में बात करें, स्क्रीन टाइम, राइट, दे कैन जस्ट से कि उनके फ़ोन इतने अच्छे हैं कि लोग ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं स्क्रीन के ऊपर, एंड दे कैन डू अ कंपैरिजन ऑन दैट। तो इस तरीके की मैट्रिक्स वो पब्लिश भी करते हैं। एंड IoT सेंसर्स, IoT होता है इंटरनेट, IoT इज Internet of Technologies, not Internet of Technologies, not the Internet Technologies, the name is coming, नाम मेरे दिमाग में आ रहा है, Internet of Things, yeah, Internet of Things sensors, जैसे कि आपकी फिटनेस वॉच हो गई, राइट, जो कि आपके हाथ में होती है और आप कैप्चर करती है कि आप कितना चले हो और कितना आपने एक्सरसाइज किया है। ऐसे ही सेंसर्स, हीट फ्रॉम सन, कितनी हीट आई है, टेम्परेचर कंट्रोल इन फ्रिज जो कि आपकी IoT डिवाइस होती है, हाउस टेम्परेचर कंट्रोल, एयरप्लेन सेंसर्स बहुत सारा डेटा भेजते हैं कि एयरप्लेन किस तरीके से फंक्शन कर रहा है और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या नहीं चल रहा। बहुत सारे डेटा पॉइंट्स होते हैं जो उसके सेंसर्स कंटिन्यूसली कैप्चर करते रहते हैं। तो ये सारे बेसिकली एग्जाम्पल्स हैं बाय ह्यूमंस एंड बाय इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो आपको 3 और डिवाइसेस यहाँ पे फिगर आउट करनी है दैट कलेक्ट्स द डेटा एंड यू बी रेडी टू डिस्कस। और अगर आप लाइव क्लास में तो आप डिस्कस करोगे, बट अगर नहीं हो तो आप अपने कमेंट्स जो हैं नीचे मेंशन कर सकते हो। ओके, विद दैट ये हमारा स्लाइड और ये वाला पार्ट खत्म है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव ऑन करते हैं कि डेटा इंफॉर्मेशन कब बनती है, व्हेन डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन, राइट। सो फॉर दैट जब डेटा एक टाइम पर, एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कई महीनों के दौरान डेटा कलेक्ट करना या कई क्वार्टर्स या कई साल के दौरान डेटा कलेक्ट करना। जैसे एवरेज हाउसिंग प्राइसेस इन दिल्ली 1000 स्क्वायर फीट के लास्ट 4 साल में कितने हुए हैं? 2018 में 55 लाख था, 2019 में 62, 2020 में 58 और 2021 में 65 लाख। यानी कि आप ये देख रहे हो कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, राइट, प्राइसेस वहीं पर ही हैं। तो अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो आपके लिए अच्छा टाइम है, लेकिन अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो शायद ये अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि अगर आपको एप्रिसिएशन चाहिए प्रॉपर्टी से तो आप देखते हो कि 4 साल का ट्रेंड तो बोलता है नहीं है। तो यहाँ पर एक रिस्की इन्वेस्टर क्या करता है, बोलता है अच्छा 4 साल नहीं बढ़े, हो सकता है अब आगे बढ़ेंगे, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। और वहीं पर ये कंजर्वेटिव इन्वेस्टर क्या सोचता है कि यार 4 साल नहीं बढ़े, आगे क्या बढ़ेंगे, छोड़ो कहीं और इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरीके के इंफॉर्मेशन यानी कि ये बन गई, यानी कि 4 साल जब आपने डेटा आपने कलेक्ट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो ये आपके लिए एक इंफॉर्मेशन बन गया और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपने या तो रिस्की डिसीजन लिया या आपने कंजर्वेटिव डिसीजन लिया, राइट। तो ये हो गया व्हेन डेटा कलेक्टेड इन कंपैरिजन, यानी कि आप कंपेयर कर सकते हो डेटा को। जैसे कि आपने कंपेयर किया पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी है 1.35, चाइना की कितनी है 1.4 140 करोड़, यूएस की 33 करोड़ और इंडोनेशिया की 27 करोड़। तो क्लियरली ये पता चलता है कि इंडिया और चाइना को छोड़ दे तो बाकी जगहों की पॉपुलेशन काफ़ी काफ़ी कम है, राइट। और यहाँ पर कंपैरिजन ये साइड बाय साइड, यानी कि ये सेम वे से मूव कर रहे हैं और मे बी प्रोजेक्शन लगा सकते हैं कि कब, अगर हमने ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेटा कलेक्ट करेंगे तो हम ये भी बता सकते हैं कि अगले 5 या 10 साल में जो है इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को सरपास कर जाएगी। जैसा कि आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि अगले 10 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन चाइना को से आगे निकल जाएंगे, राइट। इस तरीके की चीज़ें। तो क्या हुआ, अगले 10 सालों में, अगले 10 सालों को बताने के लिए उनको एटलीस्ट पिछले 50 सालों का डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, राइट। और जो कि डेटा एनालिसिस में ट्रेंड एनालिसिस बोला जाता है, जिसमें कि आप ट्रेंड देखते हो कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है या ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन है, जब आप कंपैरिजन में कलेक्ट करते हो तो आप कंपेयर कर सकते हो। सिमिलरली आप कंपेयर कर सकते हो जैसे कि एक होटल की इंफॉर्मेशन, सपोज आप एक कंपनी में एक एनालिस्ट हो और उस कंपनी के 10 अलग अलग लोकेशन पर होटल हैं, एक जैसे हैं बिल्कुल,
लेकिन रेवेन्यू अलग अलग आता है। तो आप क्या करते हो, आप कंपेयर करके बता दो कि किस जगह पर कहाँ से कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो आप होटल का कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा होटल कितना ज्यादा रेवेन्यू देता है, राइट। तो इस तरीके की कंपैरिजन एक चीज है, रिलेशन एक चीज है। रिलेशन से आपको यह पता चलता है कि चीजें साथ में मूव कर रही हैं या अलग अलग मूव कर रही है। ओके, जैसे कि हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल 220 है और हाई बीपी है, तो बीपी जो है वो हाई होगा। अगर कोलेस्ट्रॉल कम है तो बीपी जो है हाई बीपी नहीं होगा, यानी कि ये रिलेशन में चल रहे हैं। जब कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो बीपी भी हाई होने के ज्यादा चांसेस हैं, और लेट्स से हाई आया है। जब कोलेस्ट्रॉल कम है तो बीपी हाई होने के चांसेस कम है। तो इस तरीके की चीजें जो है वो कर सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल जो मैं आपको दे सकता हूं वो ये कि अगर आप 2 घंटे स्टडी करते हैं तो आपके मार्क्स 60% आते हैं, लेकिन वहीं आप अगर 5 घंटे स्टडी करते हैं तो आपके मार्क्स लेट्स से 70% या 80% आते हैं। तो ये बेसिकली रिलेशन होता है, और रिलेशन का मतलब हो गया या तो चीजें साथ साथ एक डायरेक्शन में चलेंगी या अलग अलग डायरेक्शन में चलेंगी, राइट। द मोर टाइम यू स्पेंड द बेटर यू विल बिकम इट। इट डिपेंड्स ऑन आप स्टडी कर रहे हो या फोन पे ब्राउजिंग कर रहे हो, राइट। नाउ व्हेन कलेक्टेड इन डिस्ट्रीब्यूशन और रेंज, ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। जैसे कि हाइट ऑफ इंडियन इज 70% ऑफ द इंडियंस हैज द हाइट बिटवीन 5.2 टू 5.8, यानी कि एक रेंज हो गई, राइट, कि 70% इंडियंस के, और ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है बाय द वे, जस्ट टू गिव यू, ये मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बट जस्ट एक एग्जांपल के बारे में, डोंट फील लाइक कि मैंने कहीं से ये पिक किया है, बट ये मेरा एक जस्ट ऑब्जर्वेशन है कि इंडियंस की हाइट जनरली 5.2 से 5.8 फीट के बीच में होती है, और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन या एक रेंज हो गई जो आपको बताती है कि अच्छा अगर इंडियन है तो इतना होगा। अमेरिकन की हाइट, आई डोंट नो, मे बी हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल वी कैन टेक कि हाइपोथेटिकली 70% अमेरिकन की हाइट 5.8 से 6 फीट या 6.2 फीट के बीच में रहती है, यानी कि जनरली वो ज्यादा हाइट में होते हैं। तो इस तरीके के आप जब रेंज इकट्ठी करते हो तो आपको एक डेमोग्राफी के बारे में काफी कुछ इंफॉर्मेशन पता चलती है। एक और एग्जांपल दे सकता हूं मैं प्राइवेट कंपनीज का कि 90% ऑफ द एम्प्लॉय, यानी कि 90% जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो सैलरी रेंज 30,000 से 90,000 के बीच में है, राइट। तो ये आपको एक इंफॉर्मेशन देता है कि 90 इतने लोग जो हैं वो इस रेंज में काम कर रहे हैं। तो यानी कि आपको अगर कुछ डिसीजन लेना है कि आपके रेंजेस किस तरीके से इफेक्ट होंगे, आपको सैलरी कितनी बढ़ानी है, सो एंड सो फोर्थ, तो आप यहां पर इससे डिसीजन ले सकते हो। अब एक्सरसाइज आपको यह 3 और डेटा कलेक्शन के एग्जाम्पल बताने हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन को डिस्कस करने के लिए रेडी रहना है मेरी लाइव क्लास में। सो यहां पर आपकी अब थॉट प्रोसेस काम करेगा। मैंने 4 एग्जाम्पल बता दिए, अब आप सोचो कि आप 3 एग्जाम्पल और कौन से सोच सकते हो जो आपको जो जहां पर ये डेटा कलेक्शन होता है और आप उससे आपको डिस्कशन करना है उसके बारे में। ओके, तो ये थी हमारा सेक्शन जिसमें कि हमने बोला कि और डिस्कस किया व्हेन डेटा बिकम्स इंफॉर्मेशन, डेटा कब इंफॉर्मेशन बन जाता है, और हमने 4 अलग अलग पॉइंट रेंज डिस्कस किया है। अब मूव ऑन करते हैं, हाउ डू वी एनालाइज डेटा, अ वेरी हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग। मैं आपको कोई टेक्निक नहीं बताऊंगा बट मैं एक अंडरस्टैंडिंग बताऊंगा कि डेटा को एनालिसिस कैसे करते हैं। लेटर जब हमारा ये सेक्शन खत्म हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि डेटा एनालिसिस एग्जैक्टली कैसे करते हैं, क्योंकि एनालिसिस करने से पहले हमें डेटा का प्रॉपर्टीज, जो अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं डेटा की, वो भी समझनी है। वो मेरे सेकेंड सेक्शन में, अभी हमारा फर्स्ट सेक्शन ही चल रहा है। ओके, सो डेटा एनालिसिस की बहुत सारी अप्रोचेस होती हैं। तो डेटा एनालिसिस या एनालाइजिंग डेटा जो है स्ट्रीम, वो स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है। स्टैटिस्टिक्स जनरली हमको 9th या 10th क्लास से बताना शुरू हो जाता है, और 10th 11th और 12th में तो बिजनेस स्टडीज का प्रॉपर चैप्टर होते हैं जिसमें कि आपको स्टैटिस्टिक्स होती है, जिसमें कि आप देखते हो अलग अलग फॉर्मूले, मीन, मीडियन, मोड। अगर आपने मैथमेटिक्स से करे हो तो आपको पता होगा
ऐसे ही 9th या 10th क्लास में अलग अलग तरीके के मीन्स आ जाते हैं, लाइक अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो कि अलग अलग सिचुएशन में अप्लाई होते हैं। ओके, सो ये जो है स्टैटिस्टिक्स के अंदर आती है, एनालाइजिंग डेटा, जो टेक्निक्स हैं। और इसमें जो एक टेक्निक है पहली है, लेट्स से एग्रीगेशन। एग्रीगेशन मतलब उनका जुड़ाव या उनको जोड़ना। तो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हो, यानी कि आपने सबको ऐड कर दिया, आपने उनका एवरेज ले लिया, आपने उनका मीडियन ले लिया, मैक्सिमम या मिनिमम ले लिया। तो अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो आपको मीडियन समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर नहीं पढ़ी है तो थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसे ही मोड भी होता है, मैंने लिखा नहीं है, जस्ट मैं इसको सिंपल रखना चाहता था। तो आप एग्रीगेशन करते हो तो आपने सम कर दिया, ठीक है। सम करने का मतलब हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सुबह से शाम तक कितने ऑर्डर आए थे, आपने उनका सम कर दिया, तो आपको पता चल गया पूरे दिन भर में कितने ऑर्डर आए, राइट। ऐसे ही आपको आपके क्लास में अलग अलग स्टूडेंट हैं जिनको अलग अलग नंबर मिले हैं, किसी को 50%, किसी को 60%, 70%। तो आप उनको ऐड नहीं करोगे, आप क्या करते हो, आप एवरेज लेते हो। आप ये बताते हो कि मेरी क्लास का एवरेज 70% है, राइट, विच शोज कि आपकी क्लास अच्छी है, या आपकी क्लास 50% है, यानी कि आपकी क्लास को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वहां पर हम एवरेज लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही मीडियन होता है। तो मीडियन के केस में क्या होता है, जैसे कि मैंने सम ऑर्डर्स के बारे में बताया, राइट, आप सम भी करते हो, ऐसे ही आप ऑर्डर्स का एवरेज भी करते हो, एवरेज ऑर्डर साइज बताने के लिए कि हमारे ऑन एन एवरेज ऑर्डर का साइज क्या है। तो आप मान के चलो कि आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, लेट्स से 10,000 के, 15,000 के, 25,000 के, ठीक है, और एक ऑर्डर आ गया 15 लाख का, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सारे एवरेजेस बिगाड़ देगा, यानी कि जो आपका एवरेज होना चाहिए था 12,000 और 15,000, वो पहुंच के हो जाएगा लाखों में, राइट, क्योंकि एक एंट्री ने पूरा एवरेज बिगाड़ दिया। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि सही एवरेज, यानी कि वो उस वाली एंट्री, 15 लाख वाली एंट्री को हम आउटलायर बोलते हैं कि भाई ये वन ऑफ ऑर्डर था, कभी इतना आ गया, वरना हमसे कोई इतना लेता नहीं है, हमारे ऑर्डर ऑन एन एवरेज 15-20 हजार के आसपास के रहते हैं। तो आप मीडियन का यूज करते हो। मीडियन में क्या होता है कि वो आउटलायर, यानी कि जो वो एक्सेप्शनल एंट्री थी वो निकल जाती है और आपको सही एवरेज पता चलता है। तो ये प्रोसेस है जिससे हम सही एवरेज निकालते हैं। ऐसे ही मिनिमम और मैक्सिमम है, जिससे ये पता चलता है कि आपको कम से कम कितने ऑर्डर मिलते हैं या ज्यादा से ज्यादा आपको कितने का ऑर्डर मिलता है, राइट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन होती है एग्रीगेशन की, जिसके अंदर आप डेटा को एग्रीगेट करके सिर्फ एक वैल्यू निकालते हो। ओके, नाउ दूसरी टेक्निक है जो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही आती है, वो है प्लॉटिंग ऑफ डेटा। तो अलग अलग तरीके के प्लॉट होते हैं, बार चार्ट, पाई चार्ट और लाइन चार्ट। तो बार चार्ट जो होता है वो कैटेगरी की कंपैरिजन करने के लिए होता है, यानी कि प्रोडक्ट ए की सेल, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी सेल किस, उनकी कंपैरिजन क्या है। और पाई चार्ट बेसिकली कंट्रीब्यूशन आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि अगर हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं तो कितना उनका एक्सपेंस हो रहा है, यानी कि 70% एक्सपेंस अगर सेल्स डिपार्टमेंट में ही हो रहा है तो यानी कि बहुत ही कम बचता है बाकी के डिपार्टमेंट्स के लिए। तो ये कंट्रीब्यूशन जो है वो पता करता है पाई चार्ट। और लाइन चार्ट आपका ट्रेंड बताता है कि पिछले 10 सालों में आपकी सेल्स का ट्रेंड ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन हमें लाइन चार्ट से मिलती है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग चार्ट होते हैं जो कि मैंने अपने चैनल पर टैबल्यू के, पावर बीआई के, क्लिक के और इवन पाइथन वगैरह में भी आप चार्ट कैसे बना दो सारे बताए हुए हैं। तो अगर आप क्यूरियस हो तो आप वहां पे जाके देख सकते हो। फिर ऐसे ही स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस सो ये जो है वो बेसिक स्टैटिस्टिकल हैं, ये जो है थोड़ी स्पेशल स्टैटिस्टिकल अप्रोच है, जैसे कि आप नाम भी देखोगे तो थोड़े से अलग हैं, इतने सिंपल नहीं है। परेटो एनालिसिस, कोरिलेशन, वेरिएंस, प्रोबेबिलिटी, हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सो बड़े बड़े नाम है, लेकिन अप्रोचेस जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही सिंपल भी हैं अगर आप एनालिसिस करना चाहते हैं तो। फॉर एग्जाम्पल परेटो एनालिसिस जैसे हो गया, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि आपकी कंपनी में 80% रेवेन्यू केवल 20% ऑफ अकाउंट से आता है,
तो आप बोलोगे कि यानी कि मेरे वो 20% अकाउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यानी कि अगर आपकी कंपनी में 100 अकाउंट हैं और 20 अकाउंट ही 80% रेवेन्यू दे रहे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट सारा रेवेन्यू उन 20 अकाउंट से आ रहा है, तो वो अकाउंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन वो एक रिस्क भी है, अगर एक भी अकाउंट गया तो आपका रेवेन्यू बहुत गिर जाएगा, राइट। तो इसी तरीके की जो एनालिसिस होती है वो परेटो में होती है, जिसमें कि आपको ये पता चलता है कि जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है वो कितनी कम एंट्रीज से आ रहा है या कितनी एग्जैक्टली एंट्रीज से आ रहा है। यानी कि अगर 80% रेवेन्यू 50 अकाउंट से आ रहा है तो आप ज़्यादा परेशान नहीं होगे, क्योंकि आपको पता है कि हाँ ये मैं मैनेज कर लूंगा। लेकिन 80% रेवेन्यू अगर 5 ही अकाउंट से आ रहा है तो आप बोलोगे अरे अगर एक भी गया तो मेरे रेवेन्यू को बहुत इंपैक्ट हो जाएगा। तो परेटो एनालिसिस यही एनालिसिस आपको बता के देता है कि जो 80% इम्पैक्ट है वो कहाँ से आ रहा है। ऐसे ही कोरिलेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको अपने पुराने एग्जाम्पल में, पिछली स्लाइड वाले एग्जाम्पल में बताया था कि हाई कोलेस्ट्रॉल हाई बीपी, यानी कि कोरिलेशन। अगर आप देखो COR को हटा दो तो ये क्या है, रिलेशन। ये रिलेशन बताता है, ये मेजरमेंट करके लेके आता है कि एक्चुअल में कितनी रिलेशन में है, और ये पॉजिटिव रिलेशन है या नेगेटिव रिलेशन है, और ऐसे ही सिग्निफाई करता है पॉजिटिव और नेगेटिव को। वेरिएंस वेरिएंस आपको ये बताता है कि चीजें में कितना डिफरेंस है, यानी कि अलग अलग हैं, राइट। तो जैसे कि रिलेशन बताता है कि कितने पास हैं, कितनी रिलेटेड हैं, वेरिएंस बताता है कितनी अलग अलग हैं। और वेरिएंस का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज इससे ये पता चलता है कि आपकी रेंज या दो चीज़ों के बीच में कितना वेरिएंस है। तो ये एक और स्टैटिस्टिकल अप्रोच है। प्रोबेबिलिटी आपने शायद सुना होगा, या कभी कभी सपोज आपने देखा होगा आसमान की तरफ कि अच्छा आज बारिश होगी या नहीं, 50-50 चांस है, क्योंकि बादल तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन ऐसा लगता नहीं कि आज ये बरसेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप प्रोबेबिलिटी का यूज कर रहे हो आफ्टर एनालाइजिंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, कि जब इस तरीके के बादल होते हैं तो जनरली बारिश नहीं होती, थोड़े और काले और घने बादल होने चाहिए तब बारिश होगी, राइट। या क्रिकेट मैच में या किसी भी मैच में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपने सोचा होगा 70% चांस है कि इंडिया जीतेगी, मे बी शायद 30% नहीं जीतेगी, या 30% चांस है इंडिया के जीतने का, 70% ये नहीं जीतेगी क्योंकि इन्होंने स्कोर ही नहीं किया। तो आपने क्या करा, प्रोबेबिलिटी लगाई है, राइट। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है ये कि कोई आके क्लेम करता है कि मेरे स्कूल की टीम ही हर बार सबसे ज्यादा बार जीती है, या मेरी स्कूल की टीम ही जीतेगी इस बार भी। तो आप क्या करते हो, आप डेटा उठा के देखते हो और फिर उसको एनालिसिस के अंदर फिट करते हो, यानी कि उनकी हाइपोथेसिस ये है कि वो जीतेंगे, फिर उसकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या हो गई कि हारेंगे। तो आप क्या करते हो, उनके डेटा कलेक्ट करते हो, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग में डाल के देखते हो कि क्या ये वास्तव में बंदा सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो इस तरीके की क्लेम्स जब हमें प्रूव करने होते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का यूज करते हैं। इंश्योरेंस के क्लेम हो गए, बैंकिंग के हो गए, या कोई स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के हो गए, तो आप इससे हाइपोथेसिस टेस्टिंग से एक बेटर आइडिया ले सकते हो। ओके, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि लीनियर प्रिडिक्शन, जैसे कि मैंने सेल्स का बताया, सेल्स आपकी बढ़ती जा रही है तो अगले 5 साल की सेल्स क्या होगी, पॉपुलेशन आपकी बढ़ती जा रही है, अगले 5 साल की पॉपुलेशन क्या होगी, तो आपको लीनियर प्रिडिक्शन से मिलेगा। लॉजिस्टिक प्रिडिक्शन होता है कि ये बंदा इंश्योरेंस में डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, या ये कस्टमर लोन में डिफॉल्ट करेगा या नहीं करेगा, यस और नो। तो यानी कि वो हो गया आपका लॉजिस्टिक प्रिडिक्शन, इस तरीके का। और सेगमेंटेशन हो गया कि मेरी कंपनी किस तरीके के कस्टमर को वो करती है, सपोर्ट करती है, यानी कि हाई एंड कस्टमर, एंड देन मॉडरेट लेवल ऑफ कस्टमर, यानी कि स्ट्रेटेजिक कस्टमर, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कस्टमर, एंड देन रिटेल कस्टमर। लाइक 3 डिफरेंट सेगमेंट्स हो गए हमारे लिए, ठीक है। तो इस तरीके से सेगमेंटेशन होता है, जिसमें कि ये पता चलता है कि आप बेसिकली डेटा को अलग अलग सेगमेंट में बांट देते हो, राइट, जिससे ये पता चलता है कि कस्टमर जो आपका एरिया है वो कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये भी प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स होती है, जिसमें ये पता चलता है
कि अगर आपके पास बहुत सारा डेटा है तो आपका डेटा कितने अलग अलग सेगमेंट्स में बटा हुआ है, तो फिर उसके लिए आपको लेंसेज की ज़रूरत, लेंसेज इन द सेंस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज की ज़रूरत होती है समझने के लिए कि आपके पास अगर 4 सेगमेंट आए हैं तो ये 4 सेगमेंट किस बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो जस्ट सिंपल एग्जांपल मैंने कस्टमर सेगमेंटेशन का दिया, मार्केट सेगमेंटेशन भी होता है जिसके अंदर आप मार्केट का सेगमेंट करते हो टू अंडरस्टैंड द मार्केट बेटर। सो इसी तरीके के आपको एग्जाम्पल करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं इन ईच सिनारियो, राइट। कोई भी सो बेसिकली अलग अलग एग्जाम्पल, एग्रीगेशन में आप कोई एग्जाम्पल लो, डेटा प्लॉटिंग में एग्जाम्पल लो, स्टैटिस्टिकल अप्रोच में किसी भी एक अप्रोच का एग्जाम्पल, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में भी किसी एक एग्जाम्पल, और डिस्कशन के लिए रेडी हो जाओ कि आप क्या उसके बारे में सोचते हो और आपका थॉट प्रोसेस क्या है। ओके, सो इसी के साथ हम मूव ऑन करेंगे व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज डेटा। सर, डेटा एनालाइज करना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यही आप सीख रहे हो, राइट? और इसकी अंडरस्टैंडिंग होना कि डेटा एनालिसिस करना इम्पोर्टेंट क्यों है, आपको थोड़ी एज देता है कन्वर्सेशन करने के लिए। अगर कोई आपसे सिंपली इंटरव्यू में पूछ बैठता है कि अच्छा ठीक है, क्यों करना, क्यों है डेटा, इतना क्या इम्पोर्टेंट है, तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स और सिनारियोज होने चाहिए बात करने के लिए। ओके, सो पहला है डिसीजन फॉर मास पॉपुलेशन। ये है गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोविड वैक्सीन जो है वो डेवलप और प्रोड्यूस की गई बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में। इवन कोविड के टेस्ट भी लाए गए बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में। तो ये सब हुआ, डेटा एनालिसिस वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि ये पता लगाना बहुत ज़रूरी था कि जो भी वो टेस्ट डेवलप कर रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, यानी कि वो 50% इफेक्टिव है, 60%, 70%, और ये सब होता है डेटा के बेसिस पे। वो टेस्ट क्रिएट करते हैं, उसको अप्लाई करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। जहाँ तक मुझे पता है, मेरी बेस्ट नॉलेज है वो ये थी कि अगर 70% उन्होंने शायद थ्रेशोल्ड डिसाइड किया हुआ था, आई एम नॉट 100% श्योर, बट ये मेरा हंच है कि 70% उनका था थ्रेशोल्ड कि अगर किसी को सर्दी जुकाम है लेकिन उसके अंदर कोविड के लक्षण जस्ट 50% दिखाई दे रहे हैं, तो वो बोल देते थे कि नहीं, हम इसको नहीं मानते कि इसको कोविड हुआ है, ये जनरल वो है। और अगर उस वहीं सर्दी नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल भी हो लेकिन कोविड के लक्षण थोड़े ज़्यादा हैं और 70% से ऊपर निकल गए, यानी कि वो थ्रेशोल्ड से ऊपर निकल गए, तो वो डिसाइड कर देते थे कि वो है। या आप इसको एक ऐसे भी समझ सकते हो कि 70% उन्होंने एक क्राइटेरिया बना लिया था कि इससे नीचे अगर लक्षण मिलेंगे तो हम बोलेंगे कि कोविड नहीं है, अगर लेकिन उससे ऊपर मिलेंगे तो हम कोविड बोलेंगे। ये मेरा एक हंच है आफ्टर सीइंग सम कन्वर्सेशन कि किस तरीके की कन्वर्सेशन न्यूज़पेपर वगैरह में आ रही थी, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि डेटा का एनालिसिस किस तरीके से है। सेम कोविड वैक्सीन के अंदर मल्टीपल टेस्ट होते हैं पेशेंट्स के ऊपर जिनको कि कोविड है और जिनको कोविड नहीं है, दोनों, राइट। और वो वैक्सीन से आइडेंटिफाई करते हैं कि उसको कितना रिकवरी मिल रही है, और जिसको कोविड नहीं है उससे ये दिखा, वो टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसको कितना रेजिस्टेंट ये हो पाता है, यानी कि आपको ये नंबरों में भी बताया गया था। तो ये दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज द डेटा, चाहे आप कोविड की वैक्सीन कर रहे हो या कोई और चीज। इससे आपको आपकी प्रोसेस की एफिशिएंसी के बारे में पता चलता है और आप मास पॉपुलेशन के लिए डिसीजन ले पाते हो कि ये पर्टिकुलर वैक्सीन या टेस्ट मैं मास पॉपुलेशन को दूंगा या नहीं दूंगा, राइट। सेम वे वेलफेयर पॉलिसीज फॉर पुअर पॉपुलेशन, जैसे हेल्थ केयर प्रोग्राम है, ठीक है, तो आप डिसाइड करते हो, आप फिगर आउट करते हो कि इनकम के स्लैब्स कितने हैं, और आपने ये डिसाइड किया कि अच्छा जो भी इनकम 30,000 के नीचे है, 30,000 रुपीज़ के नीचे है, उसको हम हेल्थ केयर प्रोग्राम देंगे ही देंगे, उससे हम कुछ भी नहीं लेंगे, राइट। और मे बी जो उससे ऊपर गए हैं उनको आप थोड़ा सा नॉमिनल चार्ज दे के देते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो 50,000 कमा रहा है वो शायद साल के 500 रुपये तो दे ही सकता है, राइट। तो इस तरीके से वेलफेयर पॉलिसीज डिसाइड करते हैं कि किसको फ्री में देना है, किससे नॉमिनल चार्ज लेना है और किससे फुल चार्ज लेना है। अनदर एग्जांपल जो हम देख सकते हैं वो है प्राइवेट कंपनीज के केस में, जैसे कि
हमारा फेवरेट एग्जांपल डेटा एनालिसिस के बेस पर लॉन्च करना सही है या नहीं। हमने देखा कि मार्केट कैसा है, हमने देखा कि दूसरे अदर प्रोडक्ट कैसे कर रहे हैं, कोई गैप है या नहीं है, और हमको कितना उससे बेनिफिट होगा। तो विल इट बी बेनिफिशियल टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। सेकेंड इज हाउ डू वी रिड्यूस अवर लॉसेस टू एड। तो उस केस में जैसे कि आपके मल्टीपल होटल्स हैं और आप होटल सिमिलर टाइप ऑफ होटल हैं 5 स्टार्स, बट आप देखते हो कि कुछ होटल हैं जो कंटिन्यूसली लॉसेस कर रहे हैं। आपने सपोज उनके अंदर आइडेंटिफाई किया कि अगर हम उनके मार्केटिंग करते हैं या हम उसको रिनोवेट कर देते हैं या हम उसमें कुछ और मार्केटिंग की इम्पैक्ट लेके आते हैं तो हमारे रिड्यूस होंगे लॉसेस या नहीं। तो आप इस तरीके की एनालिसिस करते हैं तो आपको फिगर आउट होता है कि आपको या तो लॉस होना बंद हो गए हैं, या अगर आप कंटिन्यूस लॉस करते हैं तो आप उससे कट ऑफ कर देते हैं। आप कहते हैं कि नहीं, इस मार्केट में मुझे मिलना ही नहीं है। तो दैट्स हाउ यू टेक अ डिसीजन कि आपको क्या करना है। तो ये डिसीजन होता है डेटा एनालिसिस के बेसिस पे, क्योंकि आप डेटा कंटिन्यूसली कैप्चर कर रहे हो न लॉसेस के या प्रॉफिट के, एंड देन रिपोर्ट कर रहे हो अपने मैनेजमेंट को। रिटेल में कि डिसाइडिंग द एवरेज साइज ऑफ द क्लोथ फॉर मास प्रोडक्शन। तो जैसे कि जो रेडीमेड गारमेंट वाले होते हैं उन्हें कैसे पता चलता है कि आपका साइज है, राइट? और वो मास पॉपुलेशन के लिए उनके पास बिल्कुल परफेक्ट होता है। वो होता है डेटा एनालिसिस के बेस पर। तो उससे ये पता करते हैं कि एवरेज हाइट, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि एवरेज हाइट इंडिया के केस में जो मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल दिया था वो 5 फीट 2 इंच से लेट्स से 5 फीट 8 इंच के बीच में। तो यानी कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन अगर उस रेंज में फॉल हो रही है तो जो कपड़े बनाए जाएंगे वो उसी रेंज के हिसाब से बनाए जाएंगे। तो यानी कि आपने 90% पॉपुलेशन को कवर कर लिया। तो दैट्स हाउ दे डिसाइड द मेजरमेंट्स फॉर मास पॉपुलेशन। So, with that, decision for individual. So, decision for individual which car to buy or not, or which mobile to buy or not. Data आपने collect किया, very very important decision. एक बार आपने मोबाइल भी ले लिया तो कम से कम 3 साल के लिए गया। यू नो, इफ यू आर नॉट अ फैन कि आपको हर साल चेंज करना है, उस केस में तो फिर आप खरीद लो, कोई भी इश्यू नहीं है। विच कार टू बाय, अगेन अगर आप एक बार कार खरीदते हो तो कम से कम 5 या 10 साल के लिए तो रखते हो, राइट? तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो आप ये डिसाइड करते हो कि मेरे बजट में कौन सी बेस्ट कार है जो मुझे खरीदनी चाहिए। सिमिलरली मेकिंग अ करियर डिसीजन, राइट? कि मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है या डेवलपर बनना है, मुझे ग्राफिक डिजाइनर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है, जो भी बनना है, इट्स अ डिसीजन दैट यू नीड टू टेक for your entire career, right? So that's how you basically take some data points about कि आप किस स्ट्रीम में अच्छे हो, आप उस स्ट्रीम की कितने अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाते हो, समझ पाते हो, प्लस आप थोड़ा सा एडवाइस भी लेते हो जो एक्सपर्ट्स हैं और जो एक्सपीरियंस्ड हैं, राइट? तो इस तरीके से आप अपने करियर का एक डिसीजन लेते हो कि हाँ मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, and based on the data analysis you make a better well informed decision, right? Similarly exercise आपको करनी है 3 और सिनारियो फिगर आउट करने हैं जहां पर कि डेटा एनालिसिस का ह्यूज इम्पैक्ट है। थिंक अबाउट इट, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको उसका मिलेगा। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ सिनारियोज बाय द वे, एंड वन वेबसाइट मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, एक वेबसाइट स्टैटिस्टा STATISTA, जहां पर आप जाओगे तो आपको ये एग्जाम्पल बड़े आराम से मिल जाएंगे, ठीक है? लेकिन उन एग्जाम्पल को समझना और इंटरप्रेट करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि इस होल एक्सरसाइज का और होल कोर्स का पार्ट है। तो ये थे कुछ मेरे पॉइंट्स जो मैं आपको बताना चाहता था कि डेटा एनालाइज करना इम्पॉर्टेंट क्यों है और किस तरीके से वो इम्पैक्ट करता है। अब इसके बाद हमारा है नेक्स्ट सेक्शन कि व्हाट हैपेंड व्हेन द एनालिसिस इज डन। ओके, सो एक बार आपने एनालिसिस कर ली तो फिर उसके बाद क्या होता है, राइट? तो जनरली हमको ये बताया जाता है कि एनालिसिस करनी है भाई, ऐसे एनालिसिस करनी है, ये एनालिसिस की अप्रोच है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट हमको ये भी पता होना चाहिए कि एज अ डेटा एनालिस्ट कि एक बार हमने डेटा एनालिसिस कर दी तो उसके बाद क्या, राइट? हमारे डेटा की बेसिस पे किस तरीके के डिसीजन या किस तरीके के काम हो रहे हैं
उसके बाद, राइट। और यही स्लाइड में मैंने कवर किया है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द एनालिसिस इज डन। सो यहाँ पर मैं आपको व्हाट हैपेंड व्हेन द एनालिसिस इज डन टॉपिक में 5 स्टेज की एक अप्रोच बताऊंगा जो कि हेल्पफुल होती है या आपको हेल्प करेगी एट अ वेरी वेरी हाई लेवल ये समझने में कि क्या होता है जब डेटा एनालिसिस हो जाती है और किस तरीके से प्रोग्राम या मार्केटिंग कैंपेन्स फॉर्म होते हैं या टीम्स वगैरह फॉर्म होती हैं। ओके, सो सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप सब्जेक्टिवली यानी कि प्रॉपरली, आई शुड हैव सेड ऑब्जेक्टिवली, कि ईच ऑप्शन जो है वो इवेल्युएट होता है एंड एसएमई की एडवाइस के बाद आप ये डिसाइड करते हो कि आपने प्रोजेक्ट लॉन्च करना है या नहीं, या अगर आप पर्सनल डिसीजन ले रहे हो और आपने ऑप्शन इवेल्युएट कर लिए हैं और साथ में किसी अपने सब्जेक्ट मैटर की यानी कि फ्रेंड की, अगर उसके पास ऑलरेडी वो कार या मोबाइल है, या रिलेटिव की या किसी की, जनरली दैट्स हाउ वी डू इट, राइट। या फिर आजकल हमें कॉल कर सकते हैं हम, जो हमारे प्रोग्राम्स आते हैं जी, जैसे कि बिजनेस आपके होते हैं जी बिजनेस, CNBC एंड ऑल, यहाँ पर वो लोग अपने रन करते हैं कार की एक्सपर्टीज के लिए, हाउस की एक्सपर्टीज के लिए, वहाँ पे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और डिसीजन लेते हैं। तो लेट्स से अगर हम बोलते हैं कि हमने बेस्ट ऑप्शन चूज किया कि हाँ हमको लॉन्च करना है प्रोडक्ट, ठीक है, ये मैं कंपनी साइड पे चला गया क्योंकि आप अपनी पर्सनल साइड पे तो जानते हो कि आपको आगे स्टेप्स क्या क्या लेने हैं, राइट। बट जब आपको लॉन्च करना है लेट्स से कोई प्रोडक्ट, तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल डिसीजन लिया एज अ कंपनी दैट यू वांट टू लॉन्च दिस प्रोडक्ट। देन आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई, आप एक स्ट्रेटेजी बनाते हो कि मुझे इस आउटकम पर कैसे रीच करना है, और उस स्ट्रेटेजी में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे कि सबसे पहला कंपोनेंट हो गया कि आपने बोला कि मुझे पहले तो टीम ऑफ एक्सपर्ट चाहिए, कि मेरे पास प्रोडक्ट का एक्सपर्ट होना चाहिए, सेल्स का, मार्केटिंग का, इंजीनियरिंग का एंड लीगल टीम का, सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ एनी प्रॉब्लम्स विच इज कमिंग। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है मैं फेस कर सकता हूँ। फिर आपने एक लॉयर हायर किया फ्रॉम द लोकल मार्केट जहाँ पे कि आप ये कर रहे हो, सो दैट कि अगर कोई क्लेम्स या कुछ किसी तरीके के इश्यूज आते हैं तो वो लॉयर उसको हैंडल कर सकता है। फिर आपने एक फाइनली मार्केटिंग कैंपेन के बारे में बोला कि ये मेरा थर्ड पार्ट है कि मैं मार्केटिंग कैंपेन करूंगा। तो आपने एक स्ट्रेटेजी बना ली, अब हम इन स्ट्रेटेजीज को गोल्स में कन्वर्ट करेंगे। मेक स्मॉलर गोल्स एंड पाथ टू अचीव देम। फॉर एग्जाम्पल बहुत ही हाई लेवल पर हमने बोला कि हम एक वीक का टाइम लेंगे ये पहली स्मॉल टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बनाने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक में हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लॉयर को हायर करेंगे, राइट। तो आपने 2 वीक के गोल बना लिए। तीसरा और चौथे वीक का आपने गोल बनाया कि हम एक मार्केटिंग एजेंसी को हायर करेंगे सबसे बेस्ट, और उसके थ्रू हम कैंपेन करेंगे और ये काम हम 2 वीक में करेंगे। तो इस तरीके से हमने 4 वीक यानी 1 महीने का पूरा प्रोग्राम बनाया। वंस आपका एनालिसिस के बाद जब आपने डिसाइड कर लिया, आपने स्ट्रेटेजी बना ली और अब गोल्स बना लिए, और फिर उसके बाद फाइनली रीच दी ऑब्जेक्टिव व्हाट वाज डिसाइडेड कि हमको ये लॉन्च करना है, एंड कॉल फॉर एक्शन। कॉल फॉर एक्शन मतलब एक्चुअल में जाना मार्केट में और स्टेप लेना। लॉन्च द प्रोडक्ट, लॉन्च कर दिया आपने, एंड देन मार्केटिंग कैंपेन रन करना शुरू कर दिया और बोला यूजर्स को कहाँ से बाय करना है, राइट, कहाँ पर किस स्टोर में अवेलेबल है, क्या उसकी लोकेशन है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो ये हो गया फाइनली आपका रीच करना। अब यहाँ पर अनदर रिपोर्टिंग चालू हो जाती है कि आपका मार्केट डेटा मार्केट जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। उसी हिसाब से फिर आप ये एक रिकर्सिव बन जाता है कि आप कितनी बड़ी और टीम बनाते हो, किस तरीके के मार्केटिंग कैंपेन को चेंजेस करते हो, सो दैट आपका इम्पैक्ट और इंक्रीज होता चला जाए। तो डेटा जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, आपको हर स्टेप पर चाहिए ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि जो भी आप सोच रहे हो या जो भी आप प्लान कर रहे हो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, राइट। तो इस तरीके के आप प्लान बेसिकली अप्रोच रहती है कंपनीज की जब वो डिसाइड कर लेते हैं कि यस ये एनालिसिस के बाद ये हम डिसीजन लेने वाले हैं और इस डिसीजन की ये स्ट्रेटेजी, ये प्लान और ये आउटकम है। अब आपको क्या करना है एज एन एक्सरसाइज कि 3 और सिनारियो बताने हैं और डिस्कशन के लिए रेडी रखना है, राइट। सो ये 3 सिनारियोज बेसिकली आपको रियली में हेल्प करें, बहुत ही अच्छे से हेल्प करेंगे ये पूरा समझने के लिए कि भाई मेरे को एनालिसिस भी आता है, एनालिसिस कैसे करते हैं वो भी आता है, लेकिन मुझे ये भी आता है कि एनालिसिस के बाद क्या होता है।
यानी कि इंट्यूशन, जो आपका थॉट प्रोसेस है, इस इंट्यूशन से वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा इन 3 एग्जाम्पल करने के बाद कि आप बेसिकली एक इफेक्टिव डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। और यही मेरे प्रोग्राम का नाम है, बिकम एन इफेक्टिव डेटा एनालिस्ट, सो दैट मैं केवल आपको अप्रोच ना बताऊं लेकिन ये भी बताऊं कि आखिर इन सब चीज़ों का मतलब या इन चीज़ों से हो क्या रहा है, राइट। तो ये था मेरा पहला सेक्शन जहां पर कि मैंने डेटा के कलेक्शन, हाई लेवल पर एनालाइज कैसे होता है, क्या होता है जब डेटा एनालिसिस खत्म हो जाता है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात करी। आई होप आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इसको सारे डिस्कशन में। मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कोई और क्वेश्चन है या कोई और सजेशन है, वो भी मुझे बताना, एंड आई विल बी हैप्पी आपकी हेल्प करने के लिए। तो अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेक्शन में।